गरीब माँ के घर आई अमीर बेटी। अच्छा मैडम जी, मैंने सारा काम कर दिया है, अभी मैं चलती हूँ। ठीक है, तुम जाओ अभी। शांति काम से थकी हारी अपने घर आती है। माँ आ गई आप? और दिव्या अपनी माँ को गले से लगा लेती है। क्या बात है, आज माँ पर बड़ा प्यार आ रहा है। माँ बात ही ऐसी है, आप सुनोगी ना तो आप भी खुश हो जाओगी। अच्छा, ऐसी क्या बात है भला, मुझे भी तो बता। आज से ना आपको लोगों के घरों में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है, मुझे एक कंपनी में नौकरी मिल गई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। शांति अपनी बेटी को गले लगा लेती है और उसे आशीर्वाद देती है। शाबाश बेटा, ये सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे थे। मैंने बहुत मेहनत की है तुझे पढ़ाने के लिए और तुझे कामयाब बनाने के लिए। मुझे सब पता है माँ, अब आप देखना मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। ये कहानी शांति और उसकी बेटी दिव्या की है, जो सोनपुर गांव में रहते हैं। किशोर के जाने के बाद शांति ने अपनी बेटी दिव्या को बड़ी ही मुश्किलों से पाला पोसा था और उसे कभी भी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। शांति ने लोगों के घरों में काम करके अपनी बेटी को ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करवाई थी और अब पढ़ाई पूरी होते ही दिव्या को एक कंपनी में नौकरी मिल गई थी। एक दिन शांति के पास एक औरत आती है जो दिव्या के लिए एक रिश्ता बताती है। देखो बहन जी, मैंने अपनी बेटी दिव्या को बहुत पढ़ा लिखा दिया है, अब उसे नौकरी भी मिल गई है। मैं चाहती हूँ कि कोई अच्छा सा लड़का देख कर ना उसके हाथ पीले कर दूं और मैं भी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दूं, जो इसके पापा ने जाते समय मेरे कंधों पर डाली थी। हाँ शांति बहन, मुझे सब पता है, इसलिए तो मैं आपसे बात करने आई हूँ। लड़का भी मेरा देखा हुआ है। अरे हमारी दिव्या ना वहाँ राज करेगी। कुछ दिनों बाद ही दिव्या का रिश्ता समीर नाम के लड़के से हो जाता है, जो शहर में रहता था। समीर बहुत ही अमीर घर का लड़का था। कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी हो जाती है और दिव्या शादी करके अपने ससुराल चली जाती है। देखो दिव्या, मेरे मम्मी पापा तो नहीं है, इसलिए अब इस घर की सारी जिम्मेदारियां तुम्हें संभालनी है। घर में सब नौकर चाकर हैं, तुम्हें जैसे काम ठीक लगे तुम वैसे उनसे करवा सकती हो। दिव्या का ससुराल बहुत बड़ा था, जहाँ हर काम के लिए नौकर थे। ये घर तो बहुत बड़ा है, मेरे घर से भी बड़ा, बिल्कुल महल के जैसा है। मैं तो यहाँ रानी बन गई हूँ। दिव्या बड़े घर में आकर बहुत खुश थी। उसे वहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब समीर पूरा दिन ऑफिस में होता और दिव्या घर पर महारानी की तरह रहती। महंगे कपड़े, महंगे जूते, ये सब अब दिव्या की आदत बन गई थी। वो मॉलों में खूब शॉपिंग करती थी और बहुत पैसा खर्चा करती थी। समीर भी दिव्या से बहुत प्यार करता था, उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देता था। एक रात जब दिव्या और समीर अपने कमरे में सो रहे थे, समीर जी चलो ना इस बार हम लोग कश्मीर चलते हैं, वहां ना बहुत ठंड हो रखी है, बर्फ भी गिर रही है। ओहो, अच्छा, तो तुम्हें स्नोफॉल देखना है। कोई बात नहीं, मैं आज ही ट्रिप का प्लान कर देता हूँ, फिर वहाँ आराम से स्नोफॉल में एंजॉय करना। समीर कश्मीर के ट्रिप को प्लान कर देता है और अगले ही दिन वो दोनों घूमने चले जाते हैं। इसी के चलते दिव्या अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रही थी और वो अपनी लाइफ में इतनी व्यस्त थी कि उसे अपनी माँ के बारे में जरा भी ख्याल नहीं था। ऐसे ही समय बीतता गया। अब दिव्या की शादी हुए 1 साल हो गया था और 1 साल में वो मुश्किल से एक बार ही अपनी माँ से मिलने गई थी। दूसरी तरफ शांति अब बहुत बीमार रहने लगी थी, इसलिए उसने लोगों के घरों में काम करना भी बंद कर दिया था। ठंड का समय था, चारों ओर कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। घर पर आज खाना बनाने के लिए कोई सब्जी नहीं है, मौसम भी खराब हो रहा है, जल्दी से खेत से सरसों का साग तोड़ लेती हूँ। अभी शांति साग तोड़ ही रही थी कि तभी जोरों की आंधी चलना शुरू हो जाती है और तेज हवाओं के साथ तेज बारिश भी होने लगती है। इधर शांति जल्दी जल्दी अपने घर आती है। इतनी ठंड,
और ऊपर से बारिश भी शुरू हो गई है। अब तो ठंड और भी बढ़ जाएगी। शांति की टूटी फूटी झोपड़ी जो घास फूस से बनी हुई थी, उसके अंदर ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं और कहीं कहीं से बारिश का पानी भी टपक रहा था। हे भगवान, ये ठंड तो मार ही डालेगी। एक मेरी बेटी को देखो, मैं उसे कहीं बिना देखे ही ना मर जाऊं। पता नहीं मुझसे कब मिलने आएगी। उसने तो एक बार जाने के बाद पलटकर भी नहीं देखा अपनी माँ को। पता नहीं उसे मेरी याद आती भी है या नहीं। अगर मेरा बेटा होता तो मेरे पास यही रहता और मेरी अच्छे से देख रेख कर लेता। दिव्या तो, उसे तो महल जाकर मेरी याद तक नहीं आती। वो तो जैसे मुझे भूल ही गई है। शांति के होंठ भी सूखे पड़ जाते हैं और ठंड से उसके हाथ पैर बर्फ की तरह जम रहे थे। मैं भी क्या सोचने लगी, जल्दी से साग बना लेती हूँ। मौसम बहुत खराब है, कहीं लाइट भी ना चली जाए। शांति आग जलाती है और खाना बनाने लगती है। इतनी ठंड में रूखा सूखा खाना बनाकर वो खाती है और फिर एक फटे पुराने कंबल में सो जाती है। रात को बहुत तेज हवाएं घर के अंदर आ रही थी, जिसकी वजह से शांति का पूरा शरीर जम रहा था। ठंड से कांपते कांपते शांति की मौत हो जाती है। अगली सुबह जब मौसम साफ होता है, तब गांव वाले शांति को ऐसे देखते हैं तो वो डॉक्टर को बुलाते हैं। ये अब नहीं रही, लगता है ठंड की वजह से इनकी मौत हो गई है। अरे, बेचारी अपनी बेटी को मिलने के लिए तरस रही थी। कैसी बेटी है, शादी करके माँ को देखने तक नहीं आई। चलो जीते जी बेटी अपनी माँ से तो नहीं मिली, अब इसके अंतिम संस्कार तो कर ही लेगी। क्या पता उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। कैसे भी करके गांव वाले शांति की बेटी दिव्या को ये पता भिजवाते हैं कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही और दिव्या एक बड़ी सी गाड़ी से अपने पति के साथ अपने घर के बाहर उतरती है। वो देखती है कि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही और अब बहुत देर हो गई थी। दिव्या अपनी माँ को मरा हुआ देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दिव्या अपनी मरी हुई माँ से लिपटकर रोती है। माँ, ये क्या हो गया आपको? आपने मुझे एक बार भी अपने बारे में बताना जरूरी नहीं समझा। एक औरत दिव्या को संभालती है। बेटा, ये बेचारी तो हर रोज तुम्हारी राह देखती थी, तेरी शक्ल देखने के लिए तो तरस गई थी और देख, तेरा इंतजार करते करते आज इसने अपनी आंखें ही बंद कर ली। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अपनी माँ को मरा हुआ देख दिव्या को अपनी गलती का पछतावा होता है, लेकिन अब बहुत देर हो गई थी। उसके बाद सब गांव वालों के साथ मिलकर दिव्या और उसका पति शांति का अंतिम संस्कार करते हैं और वो लौटकर अपने घर आ जाते हैं। अपने घर आकर दिव्या अपने पति को गले से लगाकर बहुत जोर जोर से रोती है। दिव्या, संभालो अपने आप को। पिताजी के जाने के बाद माँ ने मेरे लिए इतना संघर्ष किया, मुझे पढ़ाया लिखाया, अपने लिए कभी कुछ नहीं खरीदा, हमेशा मेरे बारे में सोचा। मुझे कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। मुझे फर्श से अर्श तक पहुंचाया उन्होंने और मैंने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। मैं इतनी बड़ी बेवकूफ कैसे हो गई कि यहाँ आते ही मैं अपनी माँ को भूल गई। भगवान मेरी जैसी बेटी ना किसी को ना दे। समीर दिव्या को समझाता है, लेकिन दिव्या अपनी माँ के जाने के बाद बुरी तरह से टूट जाती है। लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि शांति दिव्या से बहुत दूर जा चुकी थी। आरती को घर आए कितना समय हो गया है। क्यों ना हम आरती के ससुराल जाएं, सबसे मिलना भी हो जाएगा। बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन आरती की शादी के बाद जब हम पहली बार वहां गए थे तो कितना खर्चा हो गया था। आरती की सास इतना कुछ देती है, हम सामने से कुछ भी नहीं देते तो अच्छा नहीं लगता। इस समय हमारे पास पैसे भी नहीं है, जो पैसे थे वो सारे तो हमने शादी में लगा दिए।
अब खाली हाथ कैसे जा सकते हैं। आरती की किस्मत बहुत अच्छी है जो उसकी शादी इतने बड़े घर में हुई है। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि हमारी बेटी को इतना बड़ा घर मिलेगा। शारदा और गोपाल बहुत गरीब थे। उसका एक छोटा सा घर था, लेकिन उसकी बेटी आरती की शादी बहुत बड़े घर में हुई थी और वो अपनी बेटी के लिए बहुत खुश थे। कुछ समय के बाद, आरती, मैं कुछ काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। रास्ते में तुम्हारा गांव पड़ेगा, तुम भी साथ चलो। जाते समय माँ पिताजी के पास तुम्हें छोड़ दूंगा और मैं उनसे मिल भी लूंगा। कल वापस लौटते समय तुम्हें ले आऊंगा। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना वहाँ। तुम्हें तो पता है ना, वहाँ लाइट आती जाती रहती है और घर में एसी भी नहीं है। उफ, मैं इतनी गर्मी में नहीं रह सकती। ये कैसी बात कर रही हो? तुम तो बचपन से वहाँ रह रही हो। ये सब तुम्हारे लिए नया तो नहीं है। अरे बचपन से रह रही हूँ ना, इसलिए बोल रही हूँ। अब मुझे वहाँ और नहीं जाना। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं जा रहा हूँ और कल लौट कर आऊंगा। सूरज अकेला ही चला जाता है। सूरज के ऑफिस में उसको बहुत नुकसान हो गया था और उसको कुछ पैसों की जरूरत भी थी। सब जगह पैसे मांगने से कोई बात नहीं बनी। पैसों के लिए ही वो दूसरे शहर अपने किसी पुराने दोस्त के पास जा रहा था, लेकिन वहाँ भी उसकी बात नहीं बनती। शहर से लौटते समय सूरज अपने ससुराल भी जाता है। शारदा और गोपाल सूरज को देखकर बहुत खुश होते हैं। मैंने सोचा इस तरफ आया हूँ तो क्यों ना माँ पिताजी से मिल लूं। अरे बेटा, तुम यहाँ इतने समय के बाद आए हो, आरती नहीं आई? वो मैं साथ के शहर किसी काम से आया था तो सोचा आपसे भी मिल लूं। बातों बातों में सूरज ने अपने नुकसान के बारे में अपने पिताजी को बताया। कैसे भी 5 लाख रुपए का इंतजाम हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। बेटा, तू चिंता मत कर, मुझे बस 2 दिन का समय दे, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। पिताजी, आपने तो मेरी सारी ही प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मैं 5 महीनों के अंदर आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। सूरज के जाने के बाद 5 लाख रुपए आप कहाँ से लाओगे? हमारे पास तो उनके घर जाने तक के पैसे नहीं हैं। ये घर और किस काम आएगा? हमारी एक ही तो बेटी है, आज उनको हमारी जरूरत है। और वैसे भी कुछ महीनों की बात है, सेठ के पास घर के पेपर देकर 5 लाख रुपए मिल जाएंगे और उनसे कुछ महीने का समय मांग लूंगा। गोपाल अपना घर सेठ के पास गिरवी रख देता है और 5 लाख रुपए सूरज को दे देता है। सूरज उन पैसों से अपना काम फिर से शुरू करता है। एक दिन, आरती, किसी दिन अपने माँ पिताजी से मिलकर आते हैं, मुझे उनसे कुछ काम भी है। नहीं जी, अभी ना मेरा मन कहीं भी नहीं है जाने का। अरे यार, कभी तो वहां जाने के लिए तैयार हो जाया करो। वो हमारे बारे में इतना सोचते हैं और तुम्हें देखो, कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है कि तुम उनकी बेटी ही नहीं हो। हाँ, जब इतना अच्छा ससुराल मिला हो तो भला मैं मायके क्यों जाऊं? और फिर सूरज ऑफिस चला जाता है। एक दिन सूरज को पता चलता है कि उसके ससुर अब इस दुनिया में नहीं रहे। सूरज और आरती घर जाते हैं। माँ, ये सब कैसे हुआ? बेटा, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। अचानक उनके सीने में तेज दर्द हुआ और वो सब कुछ छोड़कर चले गए। आरती बिना कुछ बोले एक साइड में बैठी रहती है। आरती, मेरी कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तुम कुछ दिन माँ के साथ यहीं रुक जाओ। अरे, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। वैसे भी मैं यहाँ पहनने के लिए कोई कपड़े तो लाई नहीं हूँ। मैं भी आपके साथ ही चल रही हूँ। आरती सूरज के साथ ही अपने घर आ गई। शारदा अब बिल्कुल अकेली रह गई थी। तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वहाँ तुम्हारी माँ अकेले थी, तुम कुछ दिन वहाँ रुकाती। माँ, ऐसा लगता है इसको अपने माँ पिताजी से कोई लगाव ही नहीं है। इधर सूरज मन ही मन बहुत परेशान था। काश पिताजी को कुछ दिन पहले ही पैसे दे आता, उनसे एक बार मिल लेता। 10 दिन के बाद सूरज अपनी सास को सारे पैसे लौटाने जाता है,
तो घर के बाहर ताला लगा हुआ था। लोगों से पूछने से पता चला कि गोपाल जी ने 5 लाख रुपए में अपने घर को सेठ जी को बेच दिया था और उनसे 5 महीने का समय मांगा था। इसी बीच गोपाल नहीं रहा और 5 महीने होने के बाद शारदा ने ना तो पैसे लौटाए और ना ही घर खाली किया, तो सेठ ने उन्हें घर से निकाल दिया। किसी को कुछ मालूम नहीं था कि शारदा अब कहाँ रहती है। सूरज ने अपनी सास को सब जगह ढूंढा, लेकिन उनका कुछ नहीं पता चला। सूरज घर आता है और सारी बात आरती को बताता है। क्या पिताजी को इतने पैसों की क्यों जरूरत थी? उन्होंने उन पैसों का क्या किया होगा? कैसी बेटी हो तुम, तुम्हें पैसों की पड़ी है। तुम्हारी माँ, जिनका कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ है, किस हालत में है, उनकी तुम्हें कोई चिंता नहीं है। अरे किसी रिश्तेदार के घर गई होंगी, और कहाँ जाएंगी? सब जगह फोन करने पर भी शारदा का कोई पता नहीं चला। इधर शारदा भिखारियों की तरह एक जगह से दूसरी जगह भटक रही थी। जहाँ उसे खाना मिलता वहाँ वो खाना खा लेती और किसी मंदिर के किनारे सो जाती। इधर सूरज अपनी सास की ऐसी हालत का जिम्मेदार खुद को मान रहा था और वह रोज पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा था, पर उसको कुछ नहीं पता चल रहा था। ऐसे ही कई महीने बीत गए। एक दिन सूरज मंदिर से पूजा करके बाहर आता है तो वहाँ कुछ लोग भिखारियों को खाना बांट रहे थे। वहीं शारदा लाइन में खाना ले रही थी और खाना लेकर वो एक साइड में बैठ जाती है और वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है। माँ, ये तो माँ है। सूरज भागकर अपनी सास के पास जाता है। माँ जी, आप यहाँ इस हालत में, आप मुझे अपना बेटा नहीं समझती है ना? आप ऐसी हालत में यहाँ रह रही हो, लेकिन अपनी बेटी और बेटे के घर नहीं आई। हमसे कोई गलती हुई है क्या? शारदा की आंखों से आंसू आ रहे थे। कैसे आती बेटा, मेरी बेटी अपने घर में बहुत खुश है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उसे कोई परेशानी हो। शारदा को सब याद था कि जब आरती के पिता का देहांत हुआ तो आरती ने अपनी माँ को एक बार भी गले नहीं लगाया और ना ही उसके पास एक दिन भी रुकी। वो अपने अमीर घर में बहुत खुश है। माँ, आप क्या सोच रही हो? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप चलो मेरे साथ। सूरज शारदा का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर घर ले जाता है। आरती, देखो कौन आया है। आरती अपनी माँ को इस हालत में देखकर बोलती है, अरे ये क्या हालत बनाई हुई है आपने? पूरी भिखारन लग रही हो। आरती, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है? माँ इतने समय के बाद मिली है, तुम उन्हें गले लगाने के बजाय उनसे ऐसी बातें कर रही हो। तुम जो अपने अमीर होने पर इतना इतरा रही हो ना, वो पैसे तुम्हारे पिताजी के हैं। जब मुझे बिजनेस में नुकसान हुआ था तो पिताजी ने मुझे वो 5 लाख रुपए दिए थे और मुझे कसम दी थी कि मैं तुम्हें कुछ ना बताऊं। जब आरती को ये सब पता चलता है तो वो अपनी माँ के पैरों में गिर जाती है और उनसे माफी मांगती है। माँ, मुझे माफ कर दो। मेरी आंखों पर पैसे और अमीरी की पट्टी चढ़ गई थी। माँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। शारदा अपनी बेटी को गले लगाती है। माँ, मैं आपको अब कभी नहीं जाने दूंगी। फिर सब मिलजुल कर एक ही घर में रहने लगते हैं।